आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के बारे में और फर्दर ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजीज जो हैं किन किन लेवल्स पे बनाई जाती हैं और स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया कि स्ट्रैटेजी जो होती है ना एक एक्शन प्लान होती है जिसका जो बनाई जाती है किसी ऑब्जेक्टिव, किसी गोल को अचीव करने के लिए। आपका जैसे लाइफ में कोई उद्देश्य है, उसके लिए आप प्लानिंग करते हो ना, वैसे ही स्ट्रैटेजी भी बनाई जाती है प्लान के जैसे। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इसमें आप ना अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एज हासिल करने के लिए इसमें जो स्टेप्स हैं वो यूज करते हो। अब आप अपने कॉम्पिटिटर को भी देख रहे हो, राइट। इसका ये मतलब है, स्ट्रैटेजी का ये मतलब है एक ऐसा प्लान जो आपने बनाया है अपने उद्देश्य को अचीव करने के लिए, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी को ध्यान में रखते हुए। अब क्योंकि ये एक प्लान की तरह है, राइट, तो इसमें कुछ स्टेप्स भी फॉलो होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होंगे। ओके, उसके बाद स्वॉट एनालिसिस करना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। इससे क्या पता लगता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी कंपनी की क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे आगे हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं फर्दर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमें किन एरियाज पे वर्क करने की ज़रूरत है और क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। उसके अलावा हमें आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। पेस्टल एनालिसिस का इसमें यूज़ हो सकता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं उनको स्टडी करना इंडिस्पेंसिबल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के प्रोसीजर की, ओके, तो बहुत सिंपल है। मैंने अभी आपको बताया कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे, आप क्या चाहते हो। एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फिर आपको इंटरनल इन्वायरमेंट का और बाहरी इन्वायरमेंट का, दोनों का क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। इससे आप क्या है, एक आपके आगे एक पिक्चर आती है कि हाँ मेरे आसपास क्या चल रहा है और मुझे जो स्ट्रैटेजी बनानी है इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनानी है। मेरे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उसके चलते मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है। फिर उसके बाद जब आपको ये पता लग गया, फिर आप क्या करते हो, क्वांटिटेटिव गोल्स सेट करते हो, राइट। ऑब्जेक्टिव्स आपके बेसिकली आपके जो वाइडर आपका वो है, एक वाइडर प्लान टाइप का है, वाइडर, जिसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है जिसके, लेकिन गोल्स में आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट से एक मोबाइल फ़ोन कंपनी हो, राइट, और आप 10 to 20,000 की रेंज के मोबाइल फ़ोन्स बेचते हो आज की डेट में, ओके, और आप ऑब्वियसली आप किसी न किसी फीचर में सुपीरियर हो या कुछ फीचर्स आपके अच्छे हैं जिसकी वजह से आपका फ़ोन बिक रहा है, राइट। तो अब आप मार्केट लीडर बनना चाहते हो, राइट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप मार्केट लीडर बनना चाह रहे हो। अब मान लो आज की डेट में आप तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहे हो मार्केट शेयर के टर्म्स में, सेल्स के टर्म्स में। अब आप मार्केट लीडर बनना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ ऑब्वियसली एनालिसिस करना पड़ेगा ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। उसके बाद आप क्वांटिटेटिव गोल्स बनाओगे कि आप, सिंपल सी बात है, आप लीडर बनना चाह रहे हो तो आपको सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। तो आप लिख सकते हो 30% इंक्रीज इन द रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 5 years। तो एक हमने क्या दे दी, इसको न्यूमेरिक वैल्यू दे दी ना, राइट, न्यूमेरिक वैल्यू दे दी हमने अपने ऑब्जेक्टिव को, तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटेटिव गोल्स। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये कन्वे की जाएगी आगे डिपार्टमेंट्स को, लेकिन उससे पहले डिपार्टमेंट के लिए टारगेट्स भी सेट किए जाएंगे कि इस डिपार्टमेंट को ये करना है, उस डिपार्टमेंट को ये करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, फिनेंस है, एचआर है, सब अपना अपना रोल निभाएंगे। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, उसे क्या करना होगा, उसे बेसिकली जो हमने क्वांटिटेटिव गोल सेट किया है 30% जो कि हमें रेवेन्यू इंक्रीज करना है अगले 5 साल में, उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या क्या एफर्ट्स लगा सकता है, आप खुद सोचिए। प्रमोशन के पार्ट में सोचिए, प्रोडक्शन के पार्ट में आप सोच सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन
है ना। तो ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं उनके बारे में आपको सोचना होगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं प्रमोशन की, मैं बात करती हूँ, तो प्रमोशन में आप क्या कर सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, आप उसका जो प्रमोशन है बेसिकली एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकते हो, उसमें आपके खर्च बढ़ेगा, है ना। टीवी एड्स हो गए या प्रिंट एड हो गए, सोशल मीडिया एड्स हो गए, यहाँ पे आप अपना प्रचार कर सकते हो। आप समझ रहे हो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। हमको अपना रेवेन्यू जो है अगले 5 सालों में 30% से ऑगमेंट करना है, बढ़ाना है। तो हमें क्या करना होगा, हमारे डिपार्टमेंट्स को ये कन्वे करना होगा कि कैसे करना है, राइट। कैसे करना है ये हमें कन्वे करना होगा। ओके, तो डिपार्टमेंट्स को टारगेट दे दो, राइट। डिपार्टमेंट्स को किसका टारगेट देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आप टारगेट दे दो कि आपको एक साल में लेट्स से 10 कैंपेन्स रन करनी है थ्रू सोशल मीडिया, राइट। या फिर 10 ऐसे एड्स बनाने हैं जो कि इंडियन कस्टमर के फैमिली एस्पेक्ट्स को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं, मतलब इमोशनल एस्पेक्ट उसमें होना चाहिए, राइट। तो इससे हमारा क्या होगा, एड हमारी अपील बढ़ेगी उसकी प्रोडक्ट की, तो हमारी सेल्स बढ़ेगी। तो हमने कुछ टारगेट्स हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिए, राइट। वैसे ही और डिपार्टमेंट्स हैं, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी आप बताओगे कि पैसा कहाँ से रेस कर सकते हैं, जो कि कम कॉस्ट पे रेस करेंगे हम, और जो पैसा हमने रेस किया है उसको कहाँ ऐसी जगह लगाएं जहाँ कम खर्चा हो, हमारा जितने पे हमने लोन लिया उसके हिसाब से कम कॉस्ट लगे, और ऑब्वियसली फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। कैसे इन्वेस्ट करें हम, राइट। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आप टारगेट सेट करवा देते हो, बता देते हो, अब उन्हीं से अचीव करना है। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी की बात करें, देखो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजीज बनती हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। बिजनेस लेवल पे भी स्ट्रैटेजीज बनती हैं और डिपार्टमेंटल लेवल पे भी स्ट्रैटेजीज बनती हैं। देखो कॉर्पोरेट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्पोरेट बेसिकली टॉप लेवल है, बेसिकली उस लेवल से ही फर्दर नीचे वाले जो लेवल्स होते हैं उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बेसिकली उसे ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल पे ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रीट्रेंचमेंट बनती हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज बनती है बिजनेस लेवल पे, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, जो कि बेसिकली आपकी बात करती हैं। पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज की बात करती हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हासिल करने के लिए जो बनाई जाती हैं। और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज जो कि मार्केटिंग, फाइनेंशियल, R&D। देखो एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज है ना, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रीट्रेंचमेंट, अब आगे जाके आप समझोगे कि कैसे इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है बिजनेस लेवल भी, कहीं ना कहीं इन्हीं पे ही वर्क कर रहा है, बस नाम बदल दिया गया। ओके, तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज की हम बात करें तो इसमें बिजनेस बेसिकली फंक्शनल लेवल आपकी कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजीज बना रहा है, और बिजनेस और फंक्शनल लेवल्स उन्हें क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और नाम उनका भले ही अलग हो, राइट। अब इसमें 3 ग्रैंड स्ट्रैटेजीज आती हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रीट्रेंचमेंट। फिर ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रीट्रेंचमेंट के अंदर ही फर्दर बाइफर्केशन है। अब मैं अगर पहली ग्रैंड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं जो कि ग्रोथ है, राइट। ग्रोथ से आप क्या समझते हो, राइट। ग्रोथ से ये समझ सकते हैं हम कि हमें अपना या तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा, सेल्स बढ़ानी होगी। अब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, राइट। हमें मार्केट को एक्सपैंड करना है, राइट। तो बेसिकली ग्रोथ स्ट्रेटेजीज आपकी हर एस्पेक्ट पे ग्रोथ की बात करती है, बेसिकली इसमें प्रॉफिट को ही हम ग्रो करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी में बात करें तो स्टेबिलिटी में आप स्टेबल रहना चाह रहे हो, मतलब आप जिस स्थिति पे हो उस स्थिति से
हटना नहीं चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया। अब आपको पता चल गया है कि हम मार्केट में जिस जगह पे हैं उसी पे बने रहें तो बड़ी बात है, राइट। तो उस पे बने रहना ही आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो ये जब तब होता है जब बहुत ही आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, देयर इज अ रेड ओशन, बहुत ही सुपीरियर है आपसे टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भी, प्रोडक्शन प्रोसेसेस के टर्म्स में भी, अदर एडवांटेजेस भी उनके पास है, लैंड लेबर कैपिटल का भी, राइट। रिट्रेंचमेंट तब यूज़ करते हैं हम जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। आप या तो क्या कर सकते हो इस केस में, अपने बिजनेस की बैंकरप्सी फाइल कर लो, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर लो, या फिर लिक्विडेट कर दो बिजनेस को। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ग्रोथ स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन, इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन आ जाती हैं। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी बेसिकली देखो सबका फोकस एक ही है कि हमें ग्रो करना है। ग्रो करना है किस क्या ग्रोथ करनी है, अपने मार्केट शेयर की ग्रोथ करनी है, रेवेन्यू की करनी है, प्रॉफिट्स की करनी है, ओके। तो यही हमारा ग्रोथ स्ट्रेटेजी की। अब कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम ना मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ओके। अब मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है ना, उनको कुछ ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हो थ्रू वेरियस बेसिकली डिस्काउंट्स कह सकते हो, ऑफर्स कह सकते हो, कूपन्स कह सकते हो, जिससे वो आपके कंपेटिटर को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। तो बेसिकली मार्केट पेनिट्रेशन क्या है? आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने करेंट प्रोडक्ट्स के प्रति अट्रैक्ट करो बाय गिविंग वेरियस ऑफर्स, ओके। एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन, वन ऑफ द पीस ऑफ मार्केटिंग। आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के 4 पीस पढ़े होंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसमें एक पी है प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर आपने सेल्स प्रमोशन पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये वही चीज़ है ना। तो बेसिकली नाम अलग अलग बदल दिए गए, लेकिन बोलने वाली बात यह है कि सब कुछ कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा है। मार्केट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हम ना मार्केट्स को डेवलप करते हैं, मतलब अलग अलग मार्केट्स में जाते हैं, ओके। अलग अलग मार्केट्स में जाना मतलब कि आज इस मार्केट में प्रोडक्ट्स वही रहेंगे हमारे। ध्यान में रखना कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटेजी में आपके प्रोडक्ट्स ना वही रहते हैं, लेकिन आपका या तो एरिया बदल जाता है ताकि आपका ग्रोथ हो, या आप उसमें ऑफर्स वगैरह देते हो कुछ, जिससे क्वांटिटी बढ़ जाती है सेल्स की, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता है ना। प्राइस तो कम हो रहा है नो डाउट क्योंकि आप ऑफर दे रहे हो, लेकिन क्वांटिटी मतलब जो कस्टमर्स है ना वो ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो इसलिए प्रॉफिट बढ़ता है ओवरऑल। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स हैं ना उन पर कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट्स करते हैं ताकि उनकी सेल्स बढ़ जाए, राइट। उसमें कोई नया फीचर ऐड कर दिया, कोई बेटर फीचर ऐड कर दिया, है ना, कुछ अलग ऐसा वो दे दिया, उसमें एडवांटेज दे दिया, फंक्शन दे दिया, जिसकी वजह से वो बेटर हो गया। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम? ओके, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब देखो कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना उसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आप क्या कर सकते हो? उस रॉ मटेरियल वाली कंपनी के साथ इंटीग्रेट हो सकते हो। अब इंटीग्रेशन का ये मतलब बिल्कुल यही मतलब नहीं हो सकता है कि आप उसे एक्वायर कर रहे हो, है ना। उसके साथ आप टाई अप कर सकते हो, जॉइंट वेंचर कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके अपनी ग्रोथ करो। क्यों? क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल वाले के साथ मिलके ही काम करोगे तो आपको क्या वो सस्ता पड़ेगा ना रॉ मटेरियल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में आप सेम बिजनेस के साथ मिलके काम करो तो भी चीज़ें आसान हो सकती है, राइट। डाइवर्सिफिकेशन में क्या करते हो आप? एक नए बिजनेस में एंटर कर रहे हो कम्प्लीटली, ओके। एक नए बिजनेस में कम्प्लीटली एंटर कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आज आपका लेट से स्टील का बिजनेस है, कल आप लेट से कार के बिजनेस में जा रहे हो, या फिर एयरलाइन सेक्टर में जा रहे हो, या फिर हॉस्पिटैलिटी में जा रहे हो, होटल्स में जा रहे हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। अब ये कैसे कर सकते हो? आप अपना ही एक नया बिजनेस खोल लो या फिर किसी को एक्वायर कर लो, है ना। अनरिलेटेड बिजनेस को एक्वायर करते हैं, कभी कभी रिलेटिव बिजनेस को भी एक्वायर करते हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आप, राइट। तो आप एक नए बिजनेस में एंटर कर रहे हो, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में कॉन्सेंट्रेशन, इंटीग्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन आ जाती हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपने लेट्स से मार्केट पेनिट्रेशन वाली स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो ग्रोथ के लिए,
कि आप जो है सेल्स ऑफर्स देना चाहते हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ क्या करोगे बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है 30% रेवेन्यू बढ़ाना अगले 5 साल में, या आपका टारगेट है 30% रेवेन्यू बढ़ाना अगले 5 साल में ग्रोथ के लिए, ओके, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। तो आप बेसिकली फिर क्या करोगे, सेल्स प्रमोशन लेट से आप फॉलो करना चाह रहे हो, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट पे ऑफर्स देंगे और क्वांटिटी बढ़ाएंगे ग्राहकों की। तो फिर आप क्या करोगे बेसिकली, इस चीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के को कन्वे करोगे कि कैसे हम करने वाले हैं, ये आपका क्या टारगेट रहेगा, राइट। तो ऐसे होगा। सेम फॉर मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन। रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली देखो होता क्या है कि कई बार कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आप कंपेटिटिव एडवांटेज तो दूर की बात, आप मार्केट में सर्वाइव ही करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब आपने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जिसकी वजह से आपका जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत स्ट्रांग बन गया है ना। चाहे वो टेक्नोलॉजी के टर्म में, मान लो उसके पास बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी आ गई जिसका वो बेसिकली लाइसेंसिंग भी नहीं दे रहा है ना, उसके पास उसका पेटेंट है, कॉपीराइट है, सब कुछ है, वो उसको आपको किसी को नहीं देना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, ठीक है। तो आपके लिए टेक्नोलॉजी के टर्म्स में तो कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसके अलावा आप प्रोडक्शन प्रोसेस उसका बेटर है ना, उसको कम कॉस्ट लग रही है बनाने में उस सामान को, राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज ने प्रोडक्शन प्रोसेस में महारत हासिल कर ली है। इन्वायरमेंटल का वो वेस्टेज कम हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम हो रहा है। तो बेसिकली आपके लिए मार्केट में आप सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप क्या करोगे इस केस में, या तो बिजनेस का कुछ हिस्सा बेच दोगे या पूरा बिजनेस, वो वाला बिजनेस बेच दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस स्टील में भी है, आपका एफएमसीजी में भी है लेट्स से, या फिर आपका आईटी में भी है, आप आईटी वाला लेट्स से आईटी वाला बेच दोगे अगर आप नहीं कम्पीट कर पा रहे हो उस चीज़ में, है ना। उसमें कुछ हिस्सा बेच सकते हो या पूरा ही बेच सकते हो। टर्न अराउंड क्या करते हो आप, टर्न अराउंड में आप कोशिश करते हो कि कैसे क्या हम कर सकते हैं, मतलब आप अपने हमारे साथ ये हो क्यों रहा है। पहली बात, हम क्यों इतने सिक हो चुके हैं, मतलब क्यों हमारे साथ इस तो उस पर वर्क कर सकते हैं, फिर टेक्नोलॉजी पे वगैरह वगैरह चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। अगर कर पाएंगे तो सही है, नहीं तो फिर हमें आगे का प्रोसेस फॉलो करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा, या बैंक्रप्सी फाइल कर देते हैं कोर्ट में। फिर कोर्ट अपना आप देखता है कैसे करना आगे का। लिक्विडेशन में खुद ही लिक्विडेशन कर देते हैं कंपनी का, खुद ही वाइंड अप कर देते हैं कंपनी का थ्रू मेकिंग वेरियस अकाउंट्स रियलाइजेशन एक्सेट्रा। टर्न अराउंड में मैंने बताया आपको, डायग्नोस करते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद कोशिश करते हैं कि उसको बदलाया जाए, राइट। डिसइन्वेस्टमेंट भी बता दिया मैंने आपको, और बैंक्रप्सी भी मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली ये तब यूज़ करते हैं इस स्ट्रैटेजी को जब बहुत मजबूरी हो जाती है, जब हम अपने कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है, हमारे कंपेटिटर हमसे सुपीरियर हो जाते हैं और हम उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें, राइट। ओके, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। तो होप आपको समझ आया होगा क्या होता है कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।